नमस्कार, मैं बोलूं तो आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ है। पहले दौर के चुनाव में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं। 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 2019 में पहले चरण में कुल 91 सीटों के लिए मतदान कराए गए थे। इनमें से 31 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस के महज 9 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। इसके अलावा 51 सीटों पर अन्य दलों ने कब्जा जमाया था। अब 2024 के पहले चरण के चुनाव के मतदान की बारी है। फर्स्ट फेज की आज फाइट है। इस पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम रूबरू कराएं। उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट शामिल है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और मंडला हॉट सीट है। कुल 88 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 1 करोड़ वोटर्स हैं। छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। उनके सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुने गए हैं। 2019 के चुनाव में उनके बेटे नकुलनाथ ने जीत हासिल की थी। वहीं मंडला में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की साख दांव पर है। उनके सामने कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। मतदान 6 बजे तक चला है। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। सबसे बड़े गवाह है और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, फैसलों का, प्रशासन का, उन्हें सब छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 40 साल हमने सेवा की है। मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। मतदान के दिन पे मैं सभी हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी लोग अपना मतदान करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा लक्ष्य है और हम इस 400 पार जैसा वातावरण देश में हम देख रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट तौर से हमारा लक्ष्य जो दिख रहा है वो हम 400 पार करेंगे और जहां तक बीजेपी का है वो 370 इससे ऊपर जाएगा। 2019 में 28 और 2029 में 2024 में 29 और इस बार जनता ने तय कर दिया है और छिंदवाड़े पहली सीट की शुरुआत होगी तो छिंदवाड़े से होगी। कितने वोटों से जीते? 5 लाख से ऊपर। आपसे कहता हूं कि 29 में से 29 सीटें हम जीत रहे हैं, तो उसमें मंडला भी आती है, सारी सीटें आती हैं। बहरहाल पहले फेज की फाइट संपन्न हो गई है। वहीं दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किस दल की रणनीति चुनावी रण में काम आती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। हमारी इस बिग डिबेट में ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता केदार शिरोही, वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन चौक जी से पहला सवाल ले लेते हैं। गुंजन जी, देखा जाए तो इस बार जो वोट का प्रतिशत है वो बड़ा है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा? देखिए अरुण जी, अपनी बात की शुरुआत कहना चाहूंगी, अब की बार 400 पार, फिर इस बार मोदी सरकार। तो ये जो हम नारा ले रहे हैं, ये नारा को यथार्थ होता आज आपने और हम सब ने देखा। जिस तरह जनता ने अपार प्यार और सम्मान और आशीर्वाद आज दिया है, अपने अपने घरों से निकले हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है और मत दिए हैं। वो मत जिसके पक्ष में भी दिए हों, लेकिन जनता का अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाकर मत देना ये दर्शाता है कि जनता फिर इस बार मोदी सरकार चाहती है। क्योंकि जनता ने इन 10 वर्षों में ये फर्क देखा है, देश का वो फर्क देखा है जो 2014 से पहले कांग्रेस शासित देश हुआ करता था, जहां देश में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन इस 10 वर्षों में जो मोदी जी ने करके दिखाया है, चाहे आर्थिक व्यवस्था की बात करूं, महिला सशक्तिकरण की बात करूं, युवा कल्याण की बात करूं, गरीब कल्याण की बात करें, आज जो कई जगह पर मतदान नहीं किया है, मतदान का बहिष्कार हुआ है, प्रशासन के लोग भी पहुंचे थे, उन्हें समझाने की कोशिश भी की गई थी, बावजूद इसके ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया था।
ग्रामीणों का कहना है मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आपको ये जगह देखनी पड़ेगी। अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो छिंदवाड़ा, आप लोग आज मीडिया भी कह रही है और कहती है हॉट सीट है, तो वो हॉट सीट क्यों बनी हुई है छिंदवाड़ा? ये बहुत हास्यप्रद भी है और साथ साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि जिस तरह आज डिबेट में आपके चैनल द्वारा परिचय दिया गया था कि छिंदवाड़ा से जो प्रतिनिधि, उनका परिचय आप बताएं क्या दिया था? कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा से प्रतिनिधि के तौर पर आए थे, ये उनका परिचय है। ये परिचय उनका दिखाता है कि कांग्रेस में परिवारवाद किस तरह धसा हुआ है, वो सोच में कैसे भरा हुआ है कि छिंदवाड़ा को नकुलनाथ जी के लिए नहीं, कमलनाथ जी के नाम से अगर आप परिचय देना चाह रहे हैं। ये परिवारवाद को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। करप्शन को खत्म करने का काम जो कांग्रेस ने 40-45 वर्षों से छिंदवाड़ा की जनता को हारने का काम किया, छिंदवाड़ा की जनता के साथ छल कपट का जो काम किया, उन्हें लूटने का काम किया है, इसे अगर किसी ने खत्म किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी। मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए अरुण जी। दूसरी ओर जब आपने इंट्रोडक्शन दिया भाजपा के प्रतिनिधि का तो आपने नाम लिया कि बंटी साहू भाजपा का प्रतिनिधि। यह दिखाता है कि यह चुनाव क्या है। ये एक सामान्य कार्यकर्ता वर्सेस एक परिवारवाद का चुनाव है। ये विकासवाद वर्सेस परिवारवाद का चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी देश बचाने पे काम कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने अपने बेटे बचाने के लिए काम कर रही है, कुर्सी बचाने के लिए काम कर रही है, सत्ता बचाने के लिए काम कर रही है। केदार सिरोही जी है कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। केदार सिरोही जी, बीजेपी कह रही है कि आप तो परिवारवाद कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के नाम पर नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, विकास वहां हुआ नहीं, वो आज देखने को मिला है। मेरी बहन को शायद रिपोर्ट पूरी सही मालूम पड़ गई है कि 400 पार का जो पहली बार जो ये नारा था उसका गुब्बारा फूट चुका है। जनता घर से निकली है और इस बार जनता ये मोड़ बना के निकली है कि अब हमें इस महंगाई से निजात अगर पाना है तो अब वोट डालना पड़ेगा, तो कांग्रेस को डालना पड़ेगा। युवा घर से निकला है, उसने सोचा है कि अगर हमें रोजगार चाहिए तो हमें कांग्रेस को वोट डालना पड़ेगा। महिलाएं निकली है, उन्होंने 1 लाख रुपए साल की 8,500 रुपए की जो गारंटी है उसके लिए बाहर निकली है, कांग्रेस को वोट किया। सब जगह वोट किया है और लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि इधर से आलू डालो उधर सोना निकलेगा, हम अगर सरकार में आए तो। जब मैं आपको पहले थोड़ा याद दिला दूं, ये राहुल गांधी जी के बयान है। आलू को सोना बनाने का काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं। अरे बहन, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। आपको शायद आपको तो हास्यप्रद बात है कि आप अपने ही नेता की खिल्ली उड़ाने में लगे हुए हैं। साथ में लेके बैठा करो घर के लोगों को। आप अपने ही नेता की खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक प्रतिष्ठित टीवी गुंजन चौकसी जी जवाब सुन लीजिए, गुंजन चौकसी जी जवाब सुन लीजिए। केदार सिरोही जी जवाब दीजिए। बोलो कि ये वीडियो सर्च करे, इनको चुप करिए जरा। हाँ जी बोलिए केदार सिरोही जवाब। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने एक आप तरीके से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर किसी भी हमें सौम्यता और सभ्यता सिखाई जाती है भारतीय जनता पार्टी, केदार सिरोही जी आप अपनी बात रखिए। से अपेक्षा रखना ही शायद गलत होगा। गुंजन चौकसी जी सुन लीजिए। केदार सिरोही जी अपना जवाब पूरा कीजिए। आप बात कर लो कि फिर बीच में फिर आप बोल के देख लो। केदार सिरोही जी जवाब दीजिए, नाराज मत होइए, जवाब दीजिए। वो रखिए, मान मर्यादा रखिए। आप बोल रही थी मैं नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, आप चुप रहिए, सुनिए। जब आपका जवाब समय आया जवाब दीजिएगा। आप सम्मानजनक बात करेंगे तो बेहतर होगा। आप सम्मान से बात करेंगे तो बेहतर होगा, वरना प्रवक्ताओं के साथ डिबेट गुंजन चौकसी जी आपको भी रोकना चाहूंगा। केदार सिरोही जी, केदार सिरोही जी, गुंजन चौकसी जी, गुंजन चौकसी जी, लेकिन आपको मर्यादा में रहकर कांग्रेस का असली चरित्र, महिला का सम्मान नहीं जानते, महिलाओं से बात करने का तरीका नहीं जानते। सुन लीजिए, केदार सिरोही जी आपको भी रोकना चाहूंगा। गुंजन चौकसी जी आपको भी रोकना चाहूंगा। विनोद तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ गुंजन जी इस बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है। गुंजन चौकसी जी सुन लीजिए, विनोद तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। केदार जी आप भी सुनिए। गुंजन जी दोनों देखिए बहुत सम्मानित लोग हैं और दोनों बड़े राष्ट्रीय दल जो हमारे हैं उनके प्रवक्ता हैं। आप दोनों से मेरी अपेक्षा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी बात अपने अपने
मंच अपनी अपनी बारी जब आए तब रखें, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, आराम से सुने। अपने तो बोल ही रहा था। सुनिए 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 केदार जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, आप बोलिए, गुंजन जी भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। जो कुछ है वो तो जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अपनी बात रखते जाइए। आज मध्य प्रदेश की जो 6 सीटें हैं उन पे फैसला आ चुका है, अब वो कैद हो गया है, 4 जून को दिखेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इसके बीच में आप दोनों को ये मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है दोनों को, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। जिस तरह की कवायद चुनाव आयोग ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की, कांग्रेस ने की, और जहां बसपा थी वहां बसपा ने की, जहां भी जो भी कैंडिडेट थे उन सबने की, उसके बावजूद बहुत अच्छा प्रतिशत मतदान का नहीं बन पाया है। ये एक तरह से हम कहें तो मतदाता की उदासी भी हो सकती है, और मतदाता की उदासी किस तरफ जाएगी और मतदाता किस करवट जाएगा ये 4 जून को हमको पता चल जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, जैसा कि आप कह रहे थे साहब, कांग्रेस के लिए मतदाता निकला, युवा निकला है, आप कह रहे थे साहब बीजेपी की 400 पार की जो मोदी जी का आह्वान है उस पर निकला, वो सब चीजें अपनी तरह से होती रहेंगी। लेकिन जो अभी स्थितियां बन रही हैं, पांडुरना में जैसे आज की बात मतदान के बहिष्कार की हुई, तो गुंजन जी का कहना है कि भाई वहां की परिस्थितियां क्या हैं देखना चाहिए, आपने कहा कि परिस्थितियां देखना चाहिए, हमको भी परिस्थितियां देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली वहां पर। अगर कोई ग्रामीण, अगर कोई मतदाता, अगर कोई भारत का नागरिक किसी क्षेत्र में है और वो किसी बात का विरोध कर रहा है या अपनी बात कह रहा है, तो मतलब ये बात तय समझ लीजिए कि जो भी सरकार होगी वो सरकार वहां की जिम्मेदार होगी। एक चीज, जो वहां का प्रतिनिधि होगा, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या पार्षद हो या नगर पालिका का अध्यक्ष हो या पंचायत का सरपंच हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। जिसकी जहां जरूरत है, पंचायत के स्तर पर अगर गड़बड़ हुई है तो पंचायत सरपंच जिम्मेदार है, प्रदेश के स्तर पर गड़बड़ हुई है तो वहां का विधायक और जो मौजूदा सरकार है वो जिम्मेदार है, और अगर राष्ट्र स्तर पर गड़बड़ हुई तो वहां का सांसद और देश की सत्ता जिसके हाथ में प्रधानमंत्री जिस पार्टी से है वो पार्टी जिम्मेदार है। तमाम कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये राजनीतिक दलों को बिल्कुल सोच लेना चाहिए। जनता अभी धीरे धीरे जागरूक हो रही है। आप सब अपने अपने तरह से जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते आए हैं। जनता आपके प्रभाव में भी आई है, कभी आपके प्रभाव में भी आई। आपने 60 साल सेवा की देश की, आपने 10 साल सेवा की, आपको और आगे मौका मिलेगा, उनको आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, कौन कहां आएगा, ये सब चीजें होती रहेंगी। लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम जो देख रहा हूं मैं, उसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो गौड़ होते जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे लोकसभा चुनाव में अभी तक की जो स्थिति मैंने देखी है, कहीं कोई ना तो जोर शोर दिखा, ना कोई ऐसा जोश नहीं दिखा। मैं कई क्षेत्रों में गया भी तो ना तो बैनर थे, ना पोस्टर थे, ना लोगों में उत्सुकता थी कि हमको वोट डालना है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव है, हो जाएगा। या तो लोगों के मन में ये बात रही होगी कि विपक्षी कमजोर है, या लोगों के मन में ये बात रही होगी कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं। ये अपने अपने तरीके से, लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है। तरीके से पांडुरना की बात करें या अन्य जगह की बात करें, तो वहां पर जो मतदान का बहिष्कार किया गया था, तो वो जो ग्रामीण थे उन्हें समझाने में कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनेता दोनों ही नाकाम साबित हुए। हाँ, नहीं देखिए अरुण जी, जो वहां घटना हुई है वो भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में हो गई। वहां पे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी हो गए और मारपीट तक की नौबत आ गई। प्रशासन अगर नहीं होता तो शायद और बड़ी घटना हो सकती थी, कुर्सियां उठ गई, गाली गलौज तो खैर सामान्य सी बात है। ये नहीं होना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है और समस्या अपनी जगह। समस्या को निपटाने में आप राजनीतिक दल जो भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर जिसने जिम्मेदारी नहीं निभाई है वो उसकी जिम्मेदारी लेके हम ये आगे काम जो रुका है हम करेंगे, उनको आश्वस्त करें, उनको विश्वास दिलाए। अगर आज भी मतदाता को किसी दल पे भरोसा नहीं है और मतदान के दिन अगर वो बहिष्कार कर रहा है तो ये शर्मनाक बात है। ये नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। जी, गुंजन चौकसी जी है बीजेपी प्रवक्ता। गुंजन जी, इस बार अगर बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा पर बीजेपी का स्पेशल फोकस था। हॉट सीट में गिनती आती थी छिंदवाड़ा की, अभी भी है। आपकी पार्टी के आला कमान के नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब वहां पहुंचे। कितनी गारंटियां जनता तक पहुंचा पाई है बीजेपी? देखिए, उसके पीछे कारण है कि जब पूरे प्रदेश में विकास जिस तरह 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पिछले 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने किया, सिर्फ एक छिंदवाड़ा उससे अछूता क्यों रह जाए? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है।
भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ एक मोटो की तरह इस्तेमाल नहीं करती है, इसे यथार्थ भी करती है। बिल्कुल विकास नहीं हो पाया है। एक ही सीट, एक ही सत्ता, एक ही परिवार, सिर्फ कुर्सी के लोभ में मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से वरिष्ठ नेतृत्व से एक सवाल पूछना चाहूंगी और कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से सवाल पूछना चाहूंगी। क्या 40-45 वर्षों में छिंदवाड़ा में और किसी कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने काम नहीं किया? फिर क्यों एक ही परिवार में ये सीट का बंटवारा होता आ रहा है? क्यों ये सत्ता, ये कुर्सी सिर्फ कमलनाथ जी के परिवार में चलती आ रही है? नकुल नाथ जी ने क्या योगदान दिया छिंदवाड़ा के लिए, इस पे कहीं बात नहीं होती। नकुल नाथ जी का परिचय भी कमलनाथ जी के पुत्र के रूप में होता है। ये कांग्रेस की असलियत है। वो क्या जनता के हित में फैसले लेंगे जिसका अपना विजन क्लियर नहीं है? आप बताएं, जो कुछ महीने पहले तक ये नहीं तय कर पा रहे थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी है या कांग्रेस में रहना है, वो क्या जनहित में फैसले लेंगे? जिन्होंने 40 वर्षों में, आज आपने स्वयं बोला है कि कई ग्रामीण इलाकों में जनता वहां पे इतना विरोध दिखा रही थी कि वोट डालने नहीं जाना चाहती है। क्यों? ये 40 वर्ष में छिंदवाड़ा की स्थिति किस पार्टी ने की है? आप बताएं। छिंदवाड़ा, अभी बहुत खूबसूरती से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बात बोली थी कि अगर वहां क्षेत्र का काम विकास नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के नेता की है, वहां के विधायक की है, वहां के सांसद की है। तो ये 40 वर्षों से छिंदवाड़ा किसके पास था? कांग्रेस के पास था। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी विकास करना चाहती है, उस क्षेत्र में भी विकास करना चाहती है। केदार सरोही जी, समय बराबर देना सर, है ना? जी बोलिए, अपना जवाब दीजिए। अब सवाल ये है, इनने बड़ी बड़ी बातें कर दी, सबका साथ सबका विकास जी। तो क्या छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या भारत में नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर छिंदवाड़ा का विकास रोका है? हम कह रहे हैं कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपात में आप थे, आवाज उठानी चाहिए थी। जो नेतृत्व है, उसी नेतृत्व के दम पर वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सांसद है, नकुलनाथ जी वहां से सांसद हैं, उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। विपक्ष में है कांग्रेस। अजी मैं पूरी बात कर लूं? जी जी बोलिए। देखिए, हम लोग हमारे समय समय पर उठा रहे हैं, वहां पर तमाम सुविधाएं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने दी है। गांव टोले तक उन्होंने पानी पहुंचाया, सड़क पहुंचाई और ट्रेनिंग सेंटर पहुंचाया। तो ये परिवारवाद की बातें कर रही मेरी बहन। ये बताएं, बाबूलाल गौर जो थे, इनकी बहू को वहां टिकट दिया, तब वहां परिवारवाद नहीं है? इन्होंने विधानसभा में 40 लोगों को टिकट दी, क्या वो परिवारवाद नहीं है? यहाँ जो छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय की आरती उतारते दे रहे हैं, उनके बेटे को टिकट दी पिछली बार, क्या वो परिवारवाद नहीं? आपके यहाँ जो हो उस पर कोई तकलीफ नहीं, बस कांग्रेस में हो इनको दर्द होता है। सवाल ये है, जनता पूछ रही है सर इनसे कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों ले लिया? मध्य प्रदेश में 30,000 से 40,000 जो रजिस्टर्ड बेरोजगार खाली जो पोजीशन पड़ी है सरकारी, 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए। यहाँ 2017-18 से जॉब क्यों नहीं निकल रही है? यहाँ किसानों की आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? यहाँ पर पलायन क्यों बढ़? छिंदवाड़ा की बात तो बड़ी बड़ी कर रही थी। चलो आइए झाबुआ पे बात कर लेते हैं, चलो आइए शिवपुर पे बात कर लेते हैं, चले आइए मुरैना और दतिया पे बात कर लेते हैं, चलिए आइए गोपाल भार्गव की क्षेत्र में बात कर लेते हैं। और छोड़िए केदार सरोही जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, रोकना चाहूंगा हमारे साथ। देखिए, वो अब जब मैं मुद्दे की बात करूंगा तो आवाज कैसे आएगी? जब मुद्दे की बात आएगी तो आवाज तो बंद हो सकता है। केदार सरोही जी, नहीं कुछ तकनीकी आपके इसको ठीक कराइए। मेरे इधर तो सारी चीजों के हैं। जी जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी हैं। विनोद, नहीं, मैं मेरी पूरी बात कर लेना दीजिए सर, उनको दो बार बोलने का मौका दिया। जी जी बोलिए। और मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। जी जी बोलिए, अपनी बात रखिए। केदार जी बोलिए, आप भरपूर बोलिए। देखिए, हमारा ये कहना है जी कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है वो पूरे निराधार है। इन्होंने इनसे पूछिए कि भगवान केदारनाथ के मंदिर में वो सोना पीतल कैसे हो गया? इनसे पूछिए वो 20,000 करोड़ कहां गया? इनसे पूछिए जो प्रधानमंत्री फंड में जो पैसा डाला था लोगों ने, वो कहां चला गया? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के नाम पर घोटाला क्यों हुआ?
इनसे पूछिए कि जो जो सोनम वांगचुक है, जो वहां पर लद्दाख में अनशन पर बैठे हुए, वो कह रहे हैं लद्दाख पर चीन का कब्जा हो रहा है, काफी जगह चीन में आ गई। इनसे पूछिए जवाब क्यों नहीं दे। इनसे पूछिए कि डॉलर का भाव जो 83-84 रुपए क्यों हो गया। इनसे पूछिए देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ गई। इनसे पूछिए पिछले साल 1 साल में किसानों को 15 लाख करोड़ का घाटा क्यों हुआ, OECD की रिपोर्ट। इनसे पूछिए कि इन्हीं की संसद की समिति ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय घटी है। इनसे पूछिए कि आदिवासियों पर अत्याचार क्यों करते हैं। इनसे पूछिए कि आदिवासी के चेहरे पर ये पेशाब क्यों करते हैं। ये जब इनके पास जवाब नहीं है सर, ये सिर्फ गोलमाल बातें करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, मुद्दे से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार है विनोद तिवारी जी। विनोद जी, देखा जाए तो परिवारवाद की बात चलती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच जो जनता है वो विकास से कोसों दूर रह जाती है। बिल्कुल ठीक बात है अरुण। देखिए, जब लोकतंत्र की बात आती है और उसमें चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कारक है जी, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ क्षेत्रीय दल नहीं है कोई जी। वो सब जो है उस प्रत्याशी को चुनते हैं, उस व्यक्ति को चुनते हैं प्रत्याशी के रूप में जो जीत सकता हो। उसमें वो परिवार से आता है कि गैर परिवार से आता है कि संगठन से आता है या कहां से आता है। भाई अगर परिवार की बात करें तो हिमाद्री भी दलवीर सिंह की बेटी हैं जी। वो पहले कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी से आके हिमाद्री चुनाव लड़ रही है जी। अब जैसे मैं हरियाणा में एक बात करूं, नवीन जिंदल जो है 35 मिनट के अंदर टिकट फाइनल हो गया, बीजेपी ज्वाइन कर दी। तो जो जीत सकता है चुनाव, इसमें परिवारवाद तो राजनीतिक दलों का जुमला हो सकता है, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूं जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। नहीं जीतने वाले को कोई टिकट नहीं देगा, चाहे वो किसी के भी परिवार से आए। अगर परिवार की बात होती तो जैसे दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी रुक गई। भाई कैलाश जोशी तो बीजेपी के बड़े नेता थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा नहीं, अब दीपक जोशी की हम एंट्री नहीं करेंगे, जो भी कारण रहा हो पीछे का। तो जहां जिसकी आवश्यकता है राजनीति में, वहां उसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। उसमें परिवारवाद, बेटा बाप, दाऊ, ससुर, बहू कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि पार्टी में कौन हमको जीत दिला सकता है चुनाव में। जी बिल्कुल। गुंजन चौकसी जी है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। गुंजन चौकसी जी, छिंदवाड़ा के मेयर थे, एंड वक्त पर पासा पलट लिया, आपने उन्हें सदस्यता दिलाई थी, मुख्यमंत्री ने सदस्यता दिलाई थी, लेकिन आज चुनाव के वक्त उन्होंने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई और अब जो वोट करना है वो नकुलनाथ के पक्ष में करना है। देखिए, इसकी कितनी सत्यता है कितनी नहीं तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो आज चुनाव लोकतंत्र का पर्व था, उस लोकतंत्र के पर्व में हमारा फोकस जनता है। हमारा फोकस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यहाँ पे विचार सर्वोपरि है, और वो विचार सिर्फ जनता का हित, जनता का विकास है। इसलिए आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर अगर एक अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का था, जो विजन भारतीय जनता पार्टी का था, वो सिर्फ और सिर्फ जनता और जनता पे फोकस है। गुंजन चौकसी जी, कांग्रेस ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, एक्सपर्ट वीडियो डाला गया है, उसमें आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के तो अगर आरोप प्रत्यारोप पे विश्वास करने लगे। गुंजन जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बात ये हो रही थी कि मतदान बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मतदान के जो प्रतिशत अभी सामने आ रहे हैं, हमारे आंकड़े जो रुझान आ रहे हैं, वो 6 बजे के बाद की स्थिति और थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन मतदान उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना की दावा किया जा रहा था। और आपकी पार्टी खासतौर से इस समय देश में सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, उसके लिए हम थोड़ा सा हमको उसके भी थोड़ा प्रकाश डालें तो ज्यादा ठीक है। थोड़ा सा समय और बचा है, उसको इंतजार कर लेते हैं तो हमारे सामने वोटिंग परसेंटेज सबका आ जाएगा। जिस तरह 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत अच्छा था, अगर पहले के मुकाबले में इस बार उसमें बढ़ोतरी ही दिख रही थी, तो थोड़ा और समय है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं। जैसे जबलपुर में 5 बजे तक करीब 56.5% मतदान हुआ है, और 2019 में 69.43% जो है मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा में 73.8% मतदान हुआ 5 बजे तक, और पिछले चुनाव में जो है 82.39% हुआ था। बालाघाट में 71% मतदान हुआ है, और पिछले बार जो है 77.61% हुआ। सीधी में 51% मतदान हुआ है कुल, और वह पिछली बार 69.5% मतदान हुआ है। मंडला में 68% मतदान हुआ है 5 बजे तक,
और पिछले बार 77.76% हुआ था। शहडोल में 59% हुआ इस बार अभी 5 बजे तक, और शहडोल में पिछले बार 74.72% मतदान हुआ था। अगर हम 1 घंटे का मतदान को और भी आगे बढ़ा लें तो उस प्रतिशत को अगर फाइनल करेंगे तो ये जो पिछले बार के जो आंकड़े हैं इनसे ज्यादा कहीं बहुत अंतर नहीं आने वाला है। 1-8% आगे पीछे हो सकता है। प्रिजम्पशन और अजम्पशन पे बात करते हैं। नहीं, प्रिजम्पशन की बात नहीं है। देखिए जो आंकड़े हैं, आंकड़े सामने आएंगे जी, हम उस पे चर्चा कर सकते हैं, विस्तार रूप से चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज में कुछ तो देखिए फेज के बाद चुनाव नहीं बढ़ेंगे, मतदान नहीं बढ़ेगा। गुंजन चौकसी जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। विनोद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार थे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश गोयल जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देखा जाए कि मतदान हो चुका है, 6 बजे तक मतदान हुआ था, जिसमें जो प्रत्याशी है उनके भाग्य को कैद किया गया है। जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। अब देखना होगा कि नतीजे किस ओर आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं या बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।